नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न जो ग्राफ हैं वो किस तरीके से खींचे जाएंगे। हमने इस वीडियो से ठीक पहले कुछ वीडियो बनाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो स्थिति और समय है उनको हमने डिफाइन किया है, वेग को डिफाइन किया है, चाल को डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया है। तो देखिए, कुछ राशियों के मध्य यहां पर हम ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में कौन सी स्थितियां पॉसिबल है, कौन सी स्थितियां असंभव है, वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सर्वप्रथम हम दूरी तथा समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे। स्थिति या समय के बीच में भी आप खींच सकते हैं। सर्वप्रथम मैं ले रहा हूं ए पार्ट, दूरी समय के बीच में ग्राफ। एक तरफ हम लेंगे दूरी, दूसरी तरफ हम लेंगे समय और उनके बीच में हम खींचेंगे ग्राफ। देखिए दोस्तों, दूरी जो समय ग्राफ है वो आपको चाल को परिभाषित करेगा। जो दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वो चाल को बताएगा। तो देखिए कैसे ग्राफ प्राप्त होंगे, कौन सी स्थितियों में ग्राफ प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जब कण या पिंड स्थिर हो। जब पिंड स्थिर अवस्था में हो तब कैसा ग्राफ आएगा। स्थिर हो, जब पिंड स्थिर हो, स्टैटिक पोजीशन में हो। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों, जो आपके पास में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उतनी की उतनी ही रहेगी। एक तरफ हम ले रहे हैं दूरी और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय। ये हमारे पास में इस तरफ हमने दिखाई है दूरी और इस तरफ हमने दिखाया है समय। तो यहां पर ये जो ग्राफ है इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। प्रारंभिक स्थिति के अंदर यदि डिस्टेंस है, दूरी है, वो इतनी है, पिंड की दूरी इतनी है, फिर हर स्थिति में जो दूरी है वो सेम ही रहनी है दोस्तों। तो ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं बी पार्ट, जब देखिए दोस्तों, एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए कैसा ग्राफ आएगा। एक समान चाल का मतलब यहां पर यह है कि जो चाल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। समान समय अंतरालों में जो चाल है वो समान। देखिए दोस्तों कैसे, एक तरफ हमने ले लिया है दूरी, दूसरी तरफ हमने लिया है समय, ये इधर हमने ली है दूरी दोस्तों। तो एक समान चाल के लिए ये जो रेखा है उसका ढाल ही चाल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, ये यदि अक्ष है, ये यदि अक्ष है तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अक्ष हो जाएगी। और यदि ये t है तो आपके पास में यहां पर आएगा अक्ष अपॉन में t चाल आएगा। तो चाल जो रेखा का ढाल है वो दूरी बट्टे में समय से रिप्रेजेंट करते हैं हम सूत्र, और यहां पर अक्ष अपॉन t से आ जाएगा। जो रेखा का ढाल होता है, रेखा का ढाल, उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं दोस्तों, और जो कि tan थीटा के बराबर होता है उसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। यदि ये y एक्सिस है, यदि ये x एक्सिस है तो उसको dy अपॉन में dx से लिखते आए हैं। यदि y और x है तो यहां पर ये y के स्थान पर तो है dx और यहां पर है dt दोस्तों, इसको x अपॉन t भी कह सकते हैं। तो रेखा का जो ढाल m है वो हमारे को बताएगा चाल। रेखा का जो ढाल है दोस्तों यहां पर बताएगा चाल। यदि यहां वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा भी रेखा की चाल, रेखा के ढाल को बताएगा जो कि चाल को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर हर स्थिति में इस अक्ष के समांतर यदि आप रेखाएं खींचें तो ये एंगल थीटा ही रहेगा, हमेशा थीटा बना रहेगा। यदि ये एंगल थीटा बना रहता है इसका मतलब है कि पिंड एक समान चाल से गति कर रहा है। एक समान चाल के लिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ग्राफ तो केवल इतना ही है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त
होगी। बस ग्राफ इतना ही है। और ये जो थीटा हमने बार बार दिखाए हैं वो ये बता रहे हैं कि यदि हर स्थिति के अंदर यदि थीटा प्राप्त हो रहा है तो पिंड एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि चाल में वृद्धि हो, यदि चाल बढ़ रही हो, यदि चाल बढ़ रही हो, चाल बढ़ रही हो, इसका मतलब यदि आप त्वरण के टर्म्स में देखें तो इसका त्वरण है धनात्मक। चाल लगातार बढ़ रही हो, एक तरफ हमने ले ली है दूरी, दूसरी तरफ हमने लिया है समय स्मॉल टी। इस तरीके से ग्राफ आएगा दोस्तों। यहां पर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि जो एंगल है, यहां पर वाला एंगल को मैं थीटा 1 से कह दूं, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा 3। तो जो थीटा की वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो ढाल होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, अक्स अपॉन टी के बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। थीटा यदि लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब है कि चाल भी लगातार बढ़ रही है दोस्तों। तो यहां पर यदि चाल बढ़ रही है तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। हमेशा जो एंगल है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। डी पार्ट देखें, यदि चाल घट रही हो, यदि चाल घट रही हो, चाल घट रही हो या कम हो रही है तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा दोस्तों उसमें ये जो थीटा है वो लगातार कम होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो इसमें थीटा की वैल्यू है वो लगातार घट जाएगी। ये एक तरफ हमने ले लिया है दूरी अक्स और दूसरी तरफ हमने लिया है समय t। यहां का एंगल थीटा 1, ये एंगल अब कम हो जाएगा थीटा 2, अब एंगल और कम हो जाएगा थीटा 3। एंगल घटता चला जा रहा है। तो यहां पर इसमें कि जो थीटा 1 है वो सबसे बड़ा, थीटा 2 उससे छोटा और थीटा 3 सबसे छोटा। और जब थीटा की वैल्यू है वो यदि घट रही है तो चाल भी उसमें घटेगी दोस्तों। तो ये बढ़ती हुई चाल के लिए, ये घटती हुई चाल के लिए वक्र है। अब हमें कुछ ऐसे ग्राफ भी खींचते हैं, क्या वो संभव है? तो असंभव ग्राफ हम यहां पर आप लोगों को बता रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। चाल और समय के बीच में ऐसे ग्राफ, दूरी और समय के बीच में ऐसे ग्राफ संभव नहीं है दोस्तों। जैसे ऐसा संभव नहीं है, एक तरफ हमने दूरी ली है, एक तरफ हमने लिया है समय, कि किसी समय पर जो दूरी है वो अधिकतम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी दोस्तों। एक तरफ हमने दूरी ली है, दूसरी तरफ हमने समय लिया है। देखिए दोस्तों, दूरी तो इस तरीके से भी नहीं होती। दूरी एक बार यदि हो गई तो वो घटेगी नहीं, दूरी तो समय के साथ में फिर इंक्रीज ही होनी है। तो दूरी में हो सकता है, देखो यहां से जो ढाल है वो कम हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, बट जो वैल्यू है वो एक बार जितनी हो गई उससे कम नहीं हो सकती। दूरी का मान कम नहीं हो सकता है। दूरी का मान कम होने का अर्थ है कि उसका मान कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो कि संभव नहीं है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती, चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव में ये ग्राफ जाएंगे नहीं, ऐसे ग्राफ संभव नहीं है। ये हमने ग्राफ आप लोगों को बताए हैं दूरी और समय के मध्य। दोस्तों अब हम देखेंगे विस्थापन समय वक्र। इसमें भी हम सर्वप्रथम बात करते हैं स्थिर पिंड के लिए। स्थिर पिंड के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विस्थापन और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ है उसका ढाल वेग को प्रदर्शित करेगा। विस्थापन समय वक्र वेग को रिप्रेजेंट करता है और विस्थापन और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो वेग के परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा। स्थिर पिंड के लिए देखिए, सर्वप्रथम हम ले रहे हैं एक तरफ विस्थापन, विस्थापन को हम अक्स वेक्टर से पुट कर रहे हैं। ये इधर हमारे पास में है विस्थापन, एक तरफ हमने लिया है विस्थापन, दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे समय। समय हम लेकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि पिंड स्थिर अवस्था में है तो जो विस्थापन है वो भी कांस्टेंट रहेगा।
विस्थापन कांस्टेंट है तो देखिए दोस्तों जो वेग है वो शून्य होगा, विस्थापन है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। विस्थापन की वैल्यू यदि कांस्टेंट रहती है, विस्थापन नहीं बदल रहा है, तो हमारे पास में जो समय के सापेक्ष यदि विस्थापन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो यहां पर आपके पास में वेग शून्य होगा, वेग की वैल्यू 0 होगी। तो जब वेग शून्य हो या हम कह सकते हैं कि पिंड स्थिर अवस्था में हो, तब इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर देखिए दोस्तों बी पार्ट में है एक समान वेग के लिए, हम एक समान वेग के लिए किस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे। एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए देखिए दोस्तों जो ग्राफ है उसका ढाल कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ का जो ढाल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सर्वप्रथम हम इधर ले रहे हैं विस्थापन, इस तरफ हमने ले लिया विस्थापन अक्ष वेक्टर, इधर ले लिया हमने समय। देखिए दोस्तों जो ग्राफ है यदि वो इस तरीके से प्राप्त होता है, यदि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो यदि स्थिर रहती है हर परिस्थिति में, तो जो ढाल है वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए रेखा का जो ढाल है एक बार फिर से समझ लेंगे, रेखा का ढाल, रेखा के ढाल को हम स्मॉल m से लिखेंगे। रेखा का जो ढाल होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। रेखा का ढाल यहां पर देखेंगे लंब, इस ट्राइंगल को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो यहां पर ये तो है t, ये हमारे पास में है अक्ष वेक्टर, तो अक्ष वेक्टर अपॉन t के बराबर है, अक्ष वेक्टर है अपॉन t है, वो वेग को बताएगा। तो जो रेखा का ढाल है अक्ष और t के मध्य खींचे गए ग्राफ में रेखा का जो ढाल है वो वेग को प्रदर्शित करेगा दोस्तों। और जब ये जो थीटा है वो यदि स्थिर, तो वेग भी स्थिर रहता है, एक समान रहता है। यदि थीटा है वो यदि कांस्टेंट है तो वेग भी कांस्टेंट रहेगा, एक समान रहेगा। यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है दोस्तों, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, थीटा बराबर 0 तो tan 0 का मान 0, वेग भी 0 होगा, तो वेग भी कितना होगा दोस्तों 0 होगा, ये हमने बता दिया था। अब यहां पर जो ग्राफ है उसमें जो ढाल है दोस्तों वो इस तरीके से आ रहा है, तो वेग का मान तो ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों, वेग लगातार घट भी सकता, चाल नहीं घट सकती बट वेग घट सकता है। दार्शनिक चाल है वो कम हो सकती है बट ऋणात्मक नहीं हो सकती चाल, बट वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके लिए जो ग्राफ है वो किस तरीके से आ सकता है, देखिए दोस्तों ऐसा ग्राफ भी यदि आपको मिल रहा है तो यहां पर भी जो थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कि यदि यहां पर हम थीटा की बात करें तो यहां पर कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट, ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा ही है। और यदि आप इस डायरेक्शन से मापेंगे तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर तो पिंड का वेग होता है 0, इधर इसका वेग होगा धनात्मक, और इस तरफ वेग यदि इधर ढाल है तो उसका वेग होगा ऋणात्मक, क्योंकि इधर से एंगल यदि मापेंगे तो ऋणात्मक होगा, इधर से मापेंगे तो वेग धनात्मक होगा। तो यहां पर ये जो वेग है वो ऋणात्मक होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो विस्थापन है वो लगातार घट रहा है, वेग है वो नेगेटिव में आ जाएगा, बट ये एक समान वेग के लिए ही दोनों ग्राफ हैं। फिर हम बात करें कि जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग बढ़ रहा हो, जब वेग में परिवर्तन होता है तो दोस्तों वहां पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो जब वेग लगातार बढ़ रहा है तो वो जो पिंड है वो त्वरित गति कर रहा है, त्वरण के साथ में गति कर रहा है। उसके लिए जो वक्र है देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में एक तरफ हम ले रहे हैं विस्थापन अक्ष वेक्टर, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय t, और यदि लगातार वेग बढ़ रहा है तो जो थीटा की वैल्यू है वो भी लगातार बढ़नी चाहिए। यहां पर ये थीटा 1, यहां पर ये है थीटा 2, और यहां पर ये है हमारे पास में थीटा 3। यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रही है,
थीटा यदि लगातार बढ़ रहा है तो वेग भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो रेखा का ढाल होता है वो वेग को बताएगा। यदि थीटा लगातार बढ़ रहा है तो वेग भी लगातार बढ़ेगा दोस्तों। इसमें जो त्वरण है वो धनात्मक त्वरण है, त्वरण है वो धनात्मक है, मतलब वेग बढ़ रहा है। और जब वेग घट रहा हो, पिंड का वेग घट रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, जो ढाल है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। आप लोगों को इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। एक तरफ हमने लिया विस्थापन, दूसरी तरफ हमने लिया है समय। ये हमारे पास में θ1, ये है θ2, ये है θ3, और यहां पर जो थीटा की वैल्यू है, θ1 सबसे बड़ा, θ2 उससे छोटा, θ3 सबसे छोटा। थीटा लगातार घट रहा है तो वेग भी लगातार घटेगा। यहां पर कुछ और ग्राफ आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए कुछ ग्राफ हम आपको बताएंगे। एक तो अक्स और टी के बीच में, ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, ये एक असंभव ग्राफ है, असंभव ग्राफ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखिए दोस्तों कैसे, यहां पर थीटा की वैल्यू जब 90 पुट करेंगे तो tan 90 की वैल्यू होती है अनंत, और किसी भी पिंड का वेग अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो मान होगा वही वेग को बताएगा। तो वेग अनंत पॉसिबल नहीं है, किसी भी पिंड का वेग अनंत नहीं हो सकता, तो ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है दोस्तों। हालांकि ऐसा ग्राफ संभव है, क्योंकि जो विस्थापन है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संभव है। इस तरीके का ग्राफ आपको मिल सकता है दोस्तों, तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा ग्राफ भी मिल सकता है कि यहां पर इस तरीके का ग्राफ भी मिल सकता है दोस्तों। तो हमने यहां पर आप लोगों को बताया कि जो विस्थापन और समय के बीच में वक्र खींचेंगे तो इस तरीके के वक्र प्राप्त होंगे। अब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचने वाले हैं। तो अब हम ग्राफ यहां पर खींचने वाले हैं वेग और समय के मध्य, वेग और समय के मध्य ग्राफ। वेग और समय के मध्य जो ग्राफ है दोस्तों वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, त्वरण को बताएंगे। तो हम यहां पर सर्वप्रथम में पाठ ले रहे हैं, जब पिंड स्थिर हो, जब पिंड स्थिर अवस्था में है तो उसका वेग शून्य होगा, उसका वेग शून्य होगा। एक तरफ हम दोस्तों वेग लेकर चलेंगे, इधर हम ले रहे हैं वेग और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय। यदि पिंड स्थिर है तो उसका वेग शून्य होगा, ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। इधर इस लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ चलेगा, समय बढ़ रहा है बट वेग शून्य का शून्य ही रहना है, ऐसा ही आपको ग्राफ दिखाई देगा दोस्तों। फिर जो बी पार्ट है उसमें है एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए, इसका मतलब है पिंड है उसका त्वरण शून्य है, पिंड का जो एक्सेलरेशन है, रेखा का जो ढाल है वो आपको इस तरीके से मिलने वाला है दोस्तों। यहां पर थीटा की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन का मान है वो भी 0 रहेगा। हम एक तरफ वेग लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम समय लेकर चल रहे हैं। समय और वेग के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है उसका ढाल एक्सेलरेशन को बताएगा, बट इस स्थिति में फिर भी जो एक्सेलरेशन है वो शून्य रहेगा। फिर हम सी पार्ट देखेंगे, जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो, एक समान रूप से बढ़ रहा हो, एक समान रूप से बढ़ रहा हो, इसका मतलब है कि वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान रूप से हो रहा है। इसका मतलब ये एक समान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है, जबकि त्वरण एक समान है। यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वो भी एक समान रूप से हो रहा है। तो यहां पर ये जो ग्राफ है वो है एक समान त्वरण के लिए, एक समान एक्सेलरेशन के लिए। ये जो ग्राफ है हम देखेंगे, एक तरफ हम ले रहे हैं दोस्तों वेग, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय स्मॉल t। तो इस तरीके का ग्राफ, यदि वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है
तो जो एक्सेलरेशन है, ये वाला एंगल है, वो कांस्टेंट रहता है। ये यदि एंगल कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास में देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं, ये जो रेखा का ढाल है उसको हम स्मॉल m से पुट कर रहे हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। यहां पर ये v वेक्टर बाई t के बराबर होगा, त्वरण के इक्वल होगा दोस्तों। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, तो जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो भी कांस्टेंट रहेगा, एक समान रहेगा दोस्तों। और जब वेग एक समान रूप से घट रहा हो, तब जो एक्सेलरेशन है वो ऋणात्मक होगा दोस्तों। जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है या जो वेग है वो एक समान रूप से घट रहा है, तो त्वरण की जो वैल्यू है दोस्तों वो कांस्टेंट ही रहेगी, त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। बट उसमें जो त्वरण है, इसमें जो त्वरण है वो हो जाएगा मंदन के रूप में, जब वेग एक समान रूप से घट रहा हो, एक समान रूप से घट रहा है, तो भी जो एक्सेलरेशन है वो तो एक समान ही रहेगा। एक समान रूप से यदि बढ़े, एक समान रूप से घटे, तब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपके पास में ग्राफ प्राप्त होगा। यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हालांकि यदि आप इस रेखा के ऊपर ग्राफ लेंगे, मतलब यदि वेग बढ़ रहा है तो जो त्वरण है वो धनात्मक, यहां पर त्वरण है वो ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं दोस्तों। इस स्थिति में जो ए है उसको मंदन कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो एक्सेलरेशन है, अब देखिए वेग में त्वरित परिवर्तन हो, यदि त्वरण के मान में वृद्धि हो, तब देखिए जो ग्राफ है वो किस तरीके का प्राप्त होगा। धनात्मक, जब त्वरण का मान बढ़ रहा हो तो इस तरीके से आएगा ग्राफ, और जब त्वरण का मान घट रहा हो तो इस तरीके से आएगा। त्वरण है तो धनात्मक ही, दोनों ही स्थितियों में धनात्मक है, बट एक तरफ हम ले रहे हैं v वेक्टर, दूसरी तरफ हम समय, इधर भी v वेक्टर, इधर भी समय। इसमें जो त्वरण है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो त्वरण है वो घट रहा है दोस्तों। घटने का मतलब ऋणात्मक नहीं है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है समय के सापेक्ष, बट है धनात्मक। यहां पर भी जो एक्सेलरेशन है वो धनात्मक है, बट वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये हमने इस वीडियो में कुछ ग्राफ देखे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण देखेंगे दोस्तों।